नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेस में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर 2 है। ये आपका यहाँ पे देता हूँ मैं L2, है ना। ये लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और वो आपके चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी। अब आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस टॉपिक वो था ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर्स, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर 1 यहाँ पर कंप्लीट किया था। ठीक है, जहाँ पर हमने कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि क्या चीजें हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स, यानी मिडिवल हिस्ट्री में न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ न्यू सोशल ग्रुप्स के बारे में और जो न्यू आपके पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं इसमें क्या क्या चीजें आई। सबसे पहली बात को, जब हम न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रुप्स कैसे बने। भाई देखिए, जब आपके पास खाने के लिए चीजें होंगी, सोर्सेज होंगी, है ना, तभी तो आप दोस्त बनाओगे, घूमोगे फिरोगे, न ग्रुप्स बनाओगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो ग्रुप समूह बना कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे, कोई आपको साथ में रखेगा ही नहीं आपके। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स की? ये सब कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमिक स्टेटस पर, इकोनॉमिक लेवल पर। अगर पैसा है तो सब चीज है ना, सोसाइटी है। अगर पैसा नहीं है तो सोसाइटी नहीं। देखिए तो क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करें जो इस टाइम पे आई थी। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज। तो नई नई टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी आई थी इस टाइम पे? न्यू टेक्नोलॉजीज में सबसे पहला इन्वेंशन ऑफ व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ व्हील। ठीक, अभी मैं बताऊंगा आपको कि उस व्हील में और इस व्हील में क्या अंतर है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन। फिर फायर आर्म्स। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में ही फायर आर्म्स आए थे, गोला बारूद। और एक आपका जो है, अब इस व्हील में जो है आपके दो व्हील है। ठीक है, एक जो इरिगेशन में काम आता है और एक जो आपके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोनों को। एक तो इरिगेशन में है, इसको नहीं लिखता हूँ। एक आपका होता है स्पाइनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील। यानी कि ये आपके जो कपड़े वपड़े सिलने के काम आता था, जो गांधी जी ले रहते थे चरखा, वो है। ठीक है, और ये जो है आपका, इसमें ये पर्सियन व्हील है। इसकी मदद से आप लोग जो है सिंचाई वगैरह कर पाते थे आप। ठीक, पर्शियन व्हील। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस टाइम पर इवॉल्व होकर आई। जैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील में आप देखोगे तो स्पाइनिंग व्हील है, पर्शियन व्हील है जो इरिगेशन के पर्पज के लिए यूज होता था, फायर आर्म्स। ठीक है, तो ये तीन जो है न्यू टेक्नोलॉजीज मिडिवल पीरियड में आपकी आई थी। इसके बाद हम बात करें तो न्यू फूड एंड बेवरेजेस की भी बात करेंगे हम, कि इस टाइम पर जो है न्यू फूड एंड बेवरेजेस कौन कौन से आए थे। न्यू फूड एंड बेवरेजेस, ये सब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ डायरेक्ट, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू फूड एंड बेवरेजेस में अगर हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पर, तो इस टाइम पे आपके कौन कौन से फूड और बेवरेजेस आए थे? जैसे कि पोटैटो आया था, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज। ठीक, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज। ठीक है, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज ये आपके फूड हो गए। और उसमें बात करें बेवरेजेस में, तो इसमें आपके टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। ठीक है, तो ये आपके जो है न्यू फूड एंड बेवरेजेस थे जो मिडिवल के टाइम पे आए थे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। चलिए आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। तो ये जो न्यू फूड्स और न्यू टेक्नोलॉजीज आई, इससे क्या हुआ, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, बेटर वो लोग प्रोडक्शन कर पाए, लैंड का यूज कर पाए। ठीक है, और ये जो पीरियड रहा, ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस से बहुत है। यानी इस मिडिवल पीरियड में जो है, जिस टाइम पे ये टेक्नोलॉजीज और ये फूड बेवरेजेस जब आ गए, तो इस टाइम पर क्या क्या चीजें चेंज हुई? एक तो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए, कल्चरल चेंज हुआ,
इकोनॉमिक चेंज हुआ, ठीक, कल्चर, सोशल, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें जो है चेंजेस हुए हमारे यहाँ। रिलीजियस चेंजेस भी लिख लीजिए, वो तो ये बैकग्राउंड में चल ही रहा था। रिलीजियस चेंजेस, इतने सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इस टाइम पर, जब ये इवॉल्व होकर आती हैं टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन व्हील इरिगेशन के लिए और स्पिनिंग के लिए, फायर आर्म्स, न्यू फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो ये। तो मिडिवल हिस्ट्री में कहीं पूछा जाए आपसे कि अगर एग्रीकल्चर के सेक्शन में कि न्यू फूड एंड बेवरेजेस ऑफ द मिडिवल पीरियड, तो पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी आप लोग बता देंगे, यहीं पे आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब ये न्यू टेक्नोलॉजीज हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गई थी, है ना, न्यू टेक्नोलॉजीज और ये जो न्यू फूड एंड बेवरेजेस जब आ गए थे, तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास क्या था? इमेंस वेल्थ था, इमेंस वेल्थ, इमेंस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक, इमेंस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे पास थी, ठीक, यानी कि समृद्ध थे हम लोग। प्रॉस्पेरिटी हटा दीजिए, इमेंस वेल्थ मतलब वही चीज होती है। तो इमेंस वेल्थ यानी हमारे पास बढ़िया अच्छा खासा धन था इस टाइम पर। इसी के साथ साथ जब इमेंस वेल्थ था तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आई। क्या आई? पॉसिबिलिटीज आई, पॉसिबिलिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज बोल दीजिए उस चीज को, ठीक है। तो ये जब अपॉसिबिलिटीज आई लोगों के पास, यानी कि अपॉर्चुनिटी आई जब लोगों के पास, तो लोगों को ऑक्यूपेशन मिला इस टाइम पे। क्या मिला? ऑक्यूपेशन मिला, है ना। ऑक्यूपेशन में क्या क्या चीजें मिली इन लोगों को? कुछ तो पीजेंट्स थे, प्रीस्ट्स, चीफटेन्स, सोल्जर्स, ठीक, और कयास, कयास को हटा दो, मर्चेंट्स लिख दो, मर्चेंट्स। तो ये सारी ऑक्यूपेशन यहाँ पर निकल कर आए जब आपकी नई नई पॉसिबिलिटीज आती हैं। अब इस पॉसिबिलिटीज के आने पर जो जिसने बढ़िया मतलब अपना सेटलमेंट बना लिया था, ठीक, वो थे राजपूत। वो कौन थे? राजपूत। राजपूत जो वर्ड है ये आपका निकल कर आया है राजपुत्र से। किससे? राजपुत्र, यानी सन ऑफ रूलर, यानी क्या? सन ऑफ रूलर, ठीक है। इनका काम क्या हुआ करता था? इनका काम, ये जो है वॉरियर थे। ये क्या थे? ये वॉरियर थे। कौन थे? वॉरियर, योद्धा हुआ करते थे ये लोग, ठीक। तो इनका काम हुआ करता था राज्य को बचाना अपने, और यही रूलर हुआ करते थे उस टाइम पे। तो जो क्षत्रिय थे, यानी इन्हीं को क्षत्रिय भी इन्हीं को कहा जाता है। क्षत्रिय जाति के अंदर ये लोग आया करते थे, राजपूत वगैरह, ठीक है, क्षत्रिय कैटेगरी के अंदर। तो इनके जो पोएट्स थे, किनके? लिख देता हूं मैं यहाँ पर, द पोएट्स, द पोएट्स ऑफ राजपूत, यानी राजपूत के जो पोएट थे, इन लोगों ने क्या किया? द पोएट्स ऑफ राजपूत सैड, इन लोगों ने कहा या गेव, लिख देता हूं यहाँ पर, गेव वर्ड लाइक chivalric कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो उस राजपूत के जो कवि हुआ करते थे, इनके दरबार के जो कवि हुआ करते थे, तो इन्होंने अ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक्सट्रीम वेलर एंड एक्सट्रीम सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी राजपूतों को जो है एक्सट्रीम वेलर एंड लॉयल्टी, एक्सट्रीम वेलर
यानी राजपूतों को ज्यादा ताकतवर और वफादार, ठीक है, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा वफादार किसने बताया? राजपूतों के पोएट्स ने बताया। इन्हीं के राइटिंग से पता चलता है कि राजपूत और क्षत्रिय हैं वो लोग क्या थे? साहसी थे और बहुत लॉयल थे, वफादार थे। ठीक है, तो अब कोई भी किसी के जो है दरबार का होगा तो उसके बारे में वो गलत तो कहेगा नहीं। ऐसा नहीं था, सभी थे, बट थे ये लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चारों पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे ही हर चीज हर जगह यही चीज है। तो पोएट्स जो जहाँ के थे उन लोगों ने वो चीज लिखा। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो राजपूत के पोएट्स थे उन लोगों ने इसको राजपूत के क्वालिटीज के बारे में बताया, एक्सट्रीम वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सोसाइटी थी वो इस टाइम पर डिफरेंशिएटेड हो गई। सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड। सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड। सोसाइटी इस टाइम पर बहुत डिफरेंशिएट हो चुकी थी। ठीक है, डिफरेंशिएटेड हो चुकी थी। कैसे डिफरेंशिएटेड हो चुकी थी? यानी इनको जाति में बांट दिया गया था, सब कास्ट में। रैंक जो है ऐसी चीज थी जो बदली जा सकती थी, ये परमानेंटली फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन जातियां जो है परमानेंटली फिक्स की कर दी गई थी। किस बेसिस पर फिक्स की गई थी? तो रैंक जो थी, रैंक इन द सोसाइटी नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, यानी ये रैंक बदल सकती थी। ठीक है, यानी सोसाइटी में वर्चस्व जो अगर किसी एक आदमी का है तो अगले आदमी का भी हो सकता है भविष्य में। बट जो कास्ट है ये फिक्स्ड थी, फिक्स्ड थी परमानेंटली। ये फिक्स कर दी परमानेंटली। अब ये कास्ट किस बेसिस पर डिफाइन किया जाता था? ये डिफाइन किया जाता था बैकग्राउंड, उस इंडिविजुअल का बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, एंड ऑक्यूपेशन। इसके बेसिस पर जो है जाति का निर्धारण किया जाता था कि कौन सा इंडिविजुअल, कौन सा व्यक्ति किस जाति की कैटेगरी में आएगा। इससे जो है पता चलता था बैकग्राउंड के उसके और उसके ऑक्यूपेशन से। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को। अब लैंग्वेज एंड रीजन यानी कि भाषा और क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भाषा और क्षेत्र की बात करूं मैं तो आमिर खुसरो ने जो है इसके बारे में बताया है। इनका आमिर खुसरो का एक नोट मिला है, जो कि पोएट थे, स्कॉलर थे। तो इनका एक जो है प्रशस्ति मिलता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज एंड रीजन। तो लैंग्वेज एंड रीजन में जब हम बात करते हैं तो आमिर खुसरो के द्वारा हमें इसके बारे में पता चलता है 1380 में पता चलता है, 1318 में। 1318 में जो है आमिर खुसरो बताते हैं कि कई अलग अलग रीजन्स में अलग अलग भाषाएं बोली गई, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी। जैसे कौन कौन सी भाषाएं? जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी। ठीक है, ये सब भाषा उस टाइम पे चल रही थी। ठीक, सिंधी हो गई, लाहौरी हो गई, कश्मीरी हो गई, और कौन सी भाषा हो गई? अब साउथ में जैसे ये आपकी होती है द्वार समुद्री। साउथ में कौन सी हो गई? ये आपकी द्वार समुद्री हो गई, द्वार समुद्री। ये आपके कर्नाटका में है। ठीक है, और इसके बाद तेलंगानी, तेलंगानी इसको तो आप जानते हो नाम से, ये कर्नाटका में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, के डॉट है, कर्नाटका में। ठीक, और तेलंगानी हो गई, उस टाइम पे थी। गुर्जरी थी जो कि गुजरात में बोली जाती थी, गुर्जरी। ठीक, इसके बाद बात करें तो महाबरी जो कि तमिलनाडु में बोली जाती थी, ये तमिलनाडु में बोली जाती थी। इसके बाद गौरी जो कि बंगाल में बोली जाती थी, गौरी ये बंगाल में, डब्ल्यू भी लिख देता हूँ। ठीक है, अवधि जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, मिडिवल पीरियड की बात हो रही है। अवधि जो कि आपकी यूपी में बोली जाती थी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सही से, ईस्ट यूपी, यानी यूपी का जो ईस्ट वाला पोर्शन है वहां पर अवधि बोली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कौन बताता है? आमिर खुसरो बताते हैं कि मिडिवल पीरियड में जो है 1318 के टाइम की लगभग बात है, 14th सेंचुरी की। तो उस टाइम पर इतनी सारी लैंग्वेजेस जो है आमिर खुसरो ने इस जगहों पर देखी थी। बट आमिर खुसरो का कहना यह था कि इसमें जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है
इसमें जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, जो इसको कॉमन पीपल नहीं जानते हैं, वो कौन सी है? वो आपकी है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, संस्कृत। संस्कृत, ठीक। संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, ये आपकी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत आपकी, ठीक है। संस्कृत क्या है? ये आपकी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और ये किसी रीजन को बिलोंग नहीं करती। संस्कृत किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती है। डज नॉट बिलोंग्स टू एनी रीजन, डज नॉट बिलोंग्स टू एनी रीजन। यानी संस्कृत का कोई क्षेत्र नहीं था कि जिस क्षेत्र में संस्कृत बोली जाती थी। ये बहुत वास्ट एरिया में थी, ठीक है। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ना अमीर खुसरो को मिला, ना किसी को मिला। और ये लैंग्वेज किसको आया करती थी? ये लैंग्वेज आया करती थी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण्स को, ठीक। ये लैंग्वेज जो है ब्राह्मण्स को आती थी और किसी को नहीं आती थी, कॉमन पीपल को नहीं आती थी, ठीक। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है कि लैंग्वेजेस एंड रीजन्स के बारे में क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। अमीर खुसरो ने हमें बताया था 1318 में ये सारी लैंग्वेजेस थी जो उस टाइम पर फ्लरिश हो रही थी, ठीक। रीजन सा लिखे हुए हैं। सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज है। ये किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती है। इसको जानता कौन था? ब्राह्मण जानते थे। कॉमन पीपल इसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे, ठीक, या उनको पता ही नहीं था इसके बारे में, ऐसा कह सकते हैं आप। इसको सिर्फ ब्राह्मण से पढ़ पाते थे। अब आगे बात करें तो रीजन एंड एम्पायर की बात करते हैं हम। किसकी? रीजन एंड एम्पायर, रीजन एंड एम्पायर। देखिए, रीजन एंड एम्पायर बात करते हैं तो बहुत सारे लार्ज स्टेट्स हमको देखने को मिलते हैं हर्षवर्धन की डेथ के बाद, जैसे कि चोलास के मिले, तुगलक्स के मिले, मुगल्स के मिले, है ना। तो एक संस्कृत प्रशस्ति हम लोगों को मिलती है, उसमें जो है जो दिल्ली सुल्तान था, संस्कृत प्रशस्ति हम लोगों को एक मिलती है, संस्कृत प्रशस्ति, ठीक। संस्कृत प्रशस्ति हमको एक मिलती है। इस संस्कृत प्रशस्ति में क्या लिखा था मैं आपको बता दूं। ये शाह यहाँ पे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। तो संस्कृत प्रशस्ति हमको मिलता है, इसमें जो है किसको प्रेज किया जाता है? इस संस्कृति में प्रेज किया गया दिल्ली के सुल्तान बलबन घियासुद्दीन को। किसको? बलबन बलबन घियासुद्दीन को, ठीक। तो बलबन घियासुद्दीन को, या तो इसको अपन, मैं इसको हमेशा बलबन बोल देता हूँ, पहले घियासुद्दीन बलबन ऐसे लिखो आप, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो जाए। घियासुद्दीन बलबन को इसमें प्रेस किया गया इस संस्कृत प्रशस्ति में। और क्या बताया गया कि जो इनका टाइम फ्रेम था, जो इनका टाइम फ्रेम था वो क्या था? 1266 से 87 तक। 1266 से जो 87 का जो टाइम फ्रेम था वो आपका दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबन का था। इसने कहां से कहां तक के क्षेत्र को कब्जा कर लिया था? इसने जो है बंगाल, बंगाल, ठीक है, जो कि आपका ईस्ट में है, से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वहां की जो आपके रीजन है गजना, गजना वहां तक, ठीक है, अफगानिस्तान के गजना तक। और साउथ में आपका जो है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। साउथ में, ये वेस्ट में हो, साउथ में जो है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट तक जो है ये पहुंच गया था। कौन? जो गयासुद्दीन बलबन था। और यहाँ के जो राजा थे, जो मैंने आपको बताया केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ के जो राजा थे, ये इसकी आर्मी, इसकी सेना के आने से पहले ही भाग गए थे, अपेरेंटली फ्लड, ठीक। यानी इसके सेना के आने से पहले ही जो है इनकी आर्मी ने हथियार अपने त्याग दिए थे और वहां से धीरे से निकल लिया था। इतना मतलब उसने उसका खौफ इस टाइम पर हो गया था।
ठीक है, गयासुद्दीन बलबन का। अब आगे चलते हैं हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन में। रीजनल एम्पायर में इतना ही जानना जरूरी था आपको कि कहां से कहां तक दिल्ली सुल्तान ने अपने वास्ट एम्पायर को फैला रखा था। अब चलते हैं हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन पर। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, मिडिवल पीरियड की बात हो रही है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन में। तो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन में अगर हम बात करें तो पहले जो है लोगों के कैसे थे, पर्सनलाइज्ड बिलीफ थे, पर्सनलाइज्ड बिलीफ। बाद में पर्सनलाइज्ड बिलीफ से लोगों के जो है कलेक्टिव बिलीफ हुए, कलेक्टिव बिलीफ हुआ। ठीक, कलेक्टिव बिलीफ हुआ, यानी अब जो है सुपर नेचुरल एजेंसीज के लिए, किसके लिए ये कलेक्टिव बिलीफ किसके लिए हुआ? फॉर सुपर नेचुरल एजेंसी, फॉर सुपर नेचुरल एजेंसी। सुपर नेचुरल एजेंसी में तो समझ रहे हो ना आप, धर्म से संबंधित चीजें हैं। ठीक, तो सुपर नेचुरल एजेंसीज के लिए कलेक्टिव बिलीफ हुआ, जहां पर ये अब ये जो सुपर नेचुरल एजेंसीज थी ये क्लोजली कनेक्ट क्या करती थी इन लोगों को, सोसाइटी को, इकोनॉमिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और सोशली ये लोगों को जो है कनेक्ट करने का काम किया करती थी सुपर नेचुरल एजेंसीज। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट पीरियड था जिस टाइम पे हिंदुइज्म फ्लरिश हुआ। इसी टाइम पे जो है हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट जो है, इसको ऐसे लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म। देखो हिंदुइज्म पहले से था, लेकिन जिस टाइम पे इसको हाईलाइट देखो वो चीज कब होती है, जब आपके पास कोई दूसरा रिलीजन आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पहले से जो वहां पर रिलीजन है वो अपने आप को वहां पर फ्लरिश आगे दिखाने की कोशिश करता है। तो हिंदुइज्म लाइमलाइट में जो है इसी टाइम पे आया। यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ इन लाइमलाइट। ठीक, इस टाइम पे जो है सामने निकल कर आया हिंदुइज्म। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा स्प्रेड हुआ क्योंकि अब यहाँ पर मुगल्स आ गए थे, यहाँ पर इस्लाम धर्म आ गया था, इस वजह से हिंदुइज्म को भी यहाँ पर ज्यादा फ्लरिश किया जाने लगा और टेम्पल्स बनवाए गए। क्या किए गए, यहाँ पर जो नेटिव रूलर्स थे इन्होंने टेम्पल्स बनवाए। टेम्पल्स कैसे बनवाए, इन्होंने जो है रॉयल्टीज के साथ बनवाए, मतलब एकदम भव्य भव्य मंदिर बनवाए। वही आज भी चला आ रहा है, मंदिर आप देखेंगे तो हमेशा भव्य बनता है। ठीक है, भव्य मंदिर बनवाए और इसमें जो है प्रीस्ट ब्राह्मण्स को रखा गया। प्रीस्ट यानी कि इनके पुजारी जो है ब्राह्मण्स होते थे, जो सोसाइटी में लीड किया करते थे, डोमिनेंट वर्क था ये ब्राह्मण्स का। ठीक है, यही टेम्पल्स की देख रेख क्या करते थे। और जो नॉलेज है संस्कृत टेक्स्ट का, नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, वो भी ब्राह्मण्स को था। इसी वजह से जो है ब्राह्मण्स को सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिला करती थी। नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, ब्राह्मण्स को इसीलिए वहां पर पूजा जाता था, आज भी पूजा जाता है, उनको माना जाता है क्योंकि उनको संस्कृत के बारे में ज्ञान है और संस्कृत से ही आपकी सारी जो है वर्शिपिंग होती है। अगर आपको कुछ ऑफर करना है गॉड को तो आप संस्कृत में ही मंत्र बोलते हो, है ना। तो इस टाइम पर जो है जो मेजर डेवलपमेंट की बात करें अभी तक के बाद से जो है पता चला, तो ये था कि इस टाइम पे जो भक्ति का कॉन्सेप्ट था वो उसका सीड यहाँ पर आ चुका था, यानी कि इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, इमरजेंस ऑफ आइडिया, कौन सा आइडिया, भक्ति का आइडिया, यानी भक्ति का आइडिया का जो है यहाँ पर इमरजेंस हो चुका था। ठीक, लोग यहाँ पर भक्ति क्या है, लविंग पर्सनल डीटी द डिवोटीज कैन रीच। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखो क्या था कि ये जो मेजर डेवलपमेंट इस टाइम पे था वो तो इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति था। इस भक्ति में क्या बताया गया था कि जो आपके भगवान हैं जिनको आप प्रेम करते हो, ठीक है, वो जो आपके लविंग डीटी हैं, जो आपके लविंग डीटी हैं, देखो यार ये गलत हो गया,
जो लविंग डीटी हैं, यानी कि जो गॉड हैं, ठीक है, यानी कि जो गॉड हैं, क्या है, जो गॉड है, तो इनके पास डिवोटीज बिना जो है, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट, मतलब बिना प्रीस्ट के मदद के जो है लोग अपने भगवान की पूजा आप कर सकते थे, और अपने जो है जो रिचुअल्स हैं वो धार्मिक कार्य उनको कर सकते थे, अगर उनको संस्कृत की नॉलेज है तो। नहीं है तो अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी वो कर सकते थे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मिडिवल पीरियड में ही आपके सामने आया। तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं वो बहुत पहले से हैं, वो मिडिवल हिस्ट्री में चल रहा था। इसीलिए आज के आपके दिमाग में आता है कि पंडित जी जो है ना ही होंगे तो क्या पूजा नहीं होगी, तो वो इसीलिए है क्योंकि मिडिवल पीरियड से ही ये चीज आपके पास है। ठीक है, अब आगे बात करें तो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन में जो है मुस्लिम्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। मुस्लिम के दो कैटेगरी इसमें, दो तरह के मुस्लिम्स आपको देखने को मिले मिडिवल पीरियड में, शिया मुस्लिम और एक आपका होता है सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी का जो है क्या है स्पेलिंग, एस यू होता है कि या एस एच यू होता है? एस यू होता है। सुन्नी मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स का जो कहना था ये खलीफा पर डिपेंडेंट थे, ये खलीफास की बात माना करते थे। किसकी? सुन्नी मुस्लिम जो है खलीफा को अपना लीडर मानते थे, ठीक है। और जो शिया मुस्लिम्स थे ये अली को मानते थे। किसको? अली को लीडर मानते थे अपना, अली को लीडर मानते थे अपना। और ये कौन थे? ये सन इन लॉ थे, सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे ये अली। तो इन्हीं को अपना लेजिटिमेट, देखिए लेजिटिमेट लीडर मानते थे ये, लेजिटिमेट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, लेजिटिमेट लीडर मानते थे। कभी कभी बोलने में टंग ट्विस्ट हो जाती है इस चीज को, ये लिखना क्या चाहते हैं लिख क्या जाता है। तो लेजिटिमेट लीडर जो है शिया मुस्लिम सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को मानते थे, जो कि अली थे, ठीक है। और जो सुन्नी थे वो आपके खलीफा को मानते थे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और इन ये जो 1000 ईयर का जो हम लोगों ने, ये जो 1000 ईयर्स का हम लोगों ने हिस्ट्री देखा, 1000 ईयर्स जो हिस्ट्री हम लोगों ने अभी ब्रीफ किया, ठीक है। ये अब आप समझ तो गए होगे कि ये 1000 ईयर्स की हिस्ट्री में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइम पर जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या था? देखो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा ही था, ये सब लोग जानते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा था, और इन्वेंशंस हुए थे, और अपॉर्चुनिटीज आई थी लोगों के पास। एग्रीकल्चर जो है आपका बढ़ा था, है ना, एग्रीकल्चर भी एडवांस हुआ था, जिसमें कि न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी आपकी, है ना, न्यू टेक्नोलॉजीज। तो ये 1000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, इसने क्या किया, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रिच बना दिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रिच बना दिया, ठीक। अब जब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिच हो गया तो इसने अट्रैक्ट किसको किया? अट्रैक्टेड यूरोपियन पावर्स। और यहीं से जो है यूरोपियन पावर्स का जो ध्यान था वो हमारे इंडियंस की तरफ बढ़ा, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ा, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो है आपका खिंचाव हुआ यूरोपियन पावर्स का। तो इतना ही था इस चैप्टर में आपका ये लेक्चर, जो ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर्स का ये पहला जो टॉपिक मुझे बताना था आपको, यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर लेना चाहें, ठीक है। चलो बाकी मैंने एक बार आपको बता ही दिया था कि मिडिवल पीरियड क्या है, इसमें क्या क्या चीज याद रखनी है आपको। मिडिवल पीरियड क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, ट्रैवलॉग्स क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, लिटरेरी सोर्सेज क्या है,
इसके अलावा जो है आपको क्या ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ये सारी चीज़ याद रखनी है। आमिर खुसरो के बारे में याद रखना है, और जो जो लिटरेरी सोर्सेज मिले थे इंपॉर्टेंट, आपके रिहला क्या है, मंतखाब अल तारीख क्या है, ऐन अकबरी क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये मैंने आपको बता दिया है लेक्चर 1 में, वहाँ पर जाकर आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद अगला टॉपिक, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा होगा आगे वीडियोज़ में। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जानकारी आपको मिली हो तो, ठीक है।